गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 में आज देखते हैं आगे। पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि क्या पढ़ चुके हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ को चेंज करती है या वो बेंड हो जाती है थोड़ा सा। जहाँ पर वो किसी भी इंटरफेस से टकराती है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ये लाइट की रे दूसरे मीडियम में थोड़ा सा बेंड होकर के जाती है, या हम कह सकते हैं कि अपने पाथ को चेंज कर लेती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के हम लोगों ने रूल्स पढ़े। पहला रूल क्या था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो इस पर नॉर्मल होता है, जैसे ये इंसिडेंट रे मान लो ऐसे हो गया, नॉर्मल ये हो गया और ये हो गई आपकी यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे इधर की ओर, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, तो यह तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ध्यान देना कहाँ बनता है, यह बनता है जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में, फिर यहाँ भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। कभी भूल से भी इस सरफेस पर या इस इंटरफेस से आप एंगल न बना देना। तो देखो इस मीडियम में स्पीड v1, इस मीडियम में स्पीड v2, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो यहाँ v1 क्या है इस मीडियम के लिए कांस्टेंट, v2 क्या है इस मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, इस मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट यह है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों का रेशियो भी जो होता है यह भी हमको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलता है। और यह जो रेशियो हमको मिलता है यह रेशियो साइन I और साइन R के रेशियो के ठीक बराबर होता है। और इसी रेशियो को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि यह किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो ये बताती है कि इस मीडियम ने लाइट को, उसकी स्पीड को कितना गुना कम कर दिया इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी तुलना में इस मीडियम ने उसकी स्पीड को कितने गुना कम कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज आप लोगों ने समझा था। इस लॉ को एक नाम दिया जाता है, ये जो लॉ है साइन I बाई साइन R इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब देखो जब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास मिल गया कॉन्सेप्ट कि दिस इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1n2। इफ दिस मीडियम इज 1, दिस मीडियम इज 2, देन 1n2। इसको क्या कहते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। दिस इज कॉल्ड refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and this is equal to the v1 by v2 r sin I by sin R। अब देखो यहाँ से एक बात समझो कि यह जो फर्स्ट मीडियम है जहाँ से रे चली है, अगर यह मीडियम वैक्यूम हो जाए, मतलब अगर हम 1 की जगह वैक्यूम कर दें तो हम वैक्यूम को लिखते नहीं हैं, तो डायरेक्ट n2 लिखते हैं। और देखो तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होता है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। एयर और वैक्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कभी कभी वैक्यूम और एयर को एक ही जैसा मान लेते हैं। तो ये c हो गया, c बाई v2। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहाँ पर वैक्यूम से लाइट चली और 2 में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मिला, इसको हमने कहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन मीडियम 1 को हमने वैक्यूम कर दिया तो मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ
मैंने कल ही आप लोगों को ये भी बताया था कि इट कैन आल्सो बी रिटन एज n2 by n1 वेयर n2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड n1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये इतनी बात कल हम लोगों की हो चुकी थी। स्नेल्स लॉ को हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्नेल्स लॉ क्या है, v1 by v2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर एंड दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज, ये है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को एक तरीके से और भी कहा जाता है, वो तरीका भी आप लोग समझ लें। उस तरीके में हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट की रे ट्रेवल कर रही है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में जो साइन आई या साइन जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, यह वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। ये ध्यान से समझना। ये इसी लॉ को कहने का एक और भी तरीका है, कुछ राइटर्स ऐसे भी कहते हैं, तो अगर कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिले तो आपको ये भी जानना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तभी हम लोग जान पाते हैं जब हमको ये पता हो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान गए हैं तो हम इसके दूसरे तरीके को भी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे इस मीडियम की बात करेंगे तो इस मीडियम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की जाएगी और उसके साइन की और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होती है। तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, यहाँ पर एंगल I और यहाँ पर R बन रहा है तो n1 साइन I विल बी इक्वल टू द n2 साइन R, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर साइन I बाई साइन R अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द n2 बाई n1। यही फार्मूला जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम फार्मूला आपको यहाँ पे मिलता है। यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ के दूसरे तरीके से कहा गया है, स्नेल्स लॉ को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। यह हो गया स्नेल्स लॉ। अब इतनी चीज़ों को जानने के बाद हम लोगों को एक बात और भी पता है। वो दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जो काज है, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। वेरिएबल स्पीड ऑफ लाइट कहाँ वैरी होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड वैरी हो जाती है और इसी वजह से यह रिफ्रैक्शन की घटना होती है। रिफ्रैक्शन का अगर कोई भी रीजन पूछा जाए तो आप सीधा एक ही बात कहेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज इन डिफरेंट मीडियम्स। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वन मीडियम बट इट चेंज व्हेन इट इंटर्स इनटू अनदर मीडियम। तो इसका मतलब कि लाइट की स्पीड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज होना, दिस इज द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का ये मेन काज भी आपके समझ में आ गया। अगली बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक थर्ड रूल भी इसमें हमने बताया था। थर्ड रूल जैसे आप कोई जनरल बुक पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा और सिंपली कुछ बुक्स में लिखा भी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेन तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो ही हैं, लेकिन एक जो तीसरा रूल है उसमें ऐड किया जाता है। वो ये बताता है कि देखो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th 9th में v इक्वल टू न्यू लेमडा आप पढ़े होंगे। जब आप वेव की बात पढ़ रहे थे, जब आप साउंड वेव पढ़े होंगे, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेवलेंथ। तो लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, ये तो बात हो गई, इसी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ। तो स्पीड की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन दो चीजों पर, मतलब यह स्पीड इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से या तो दोनों बदलते होंगे या तो कोई एक बदलता होगा, तभी तो भी बदलेगा। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसमें लेमडा चेंज होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। और इसके बाद जो आपको चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यह बातें हो गई। तो इसी को थर्ड रूल भी कहा जाता है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी चेंजेज, इंटेंसिटी चेंजेज एंड
वेवलेंथ चेंजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यहीं पर एक बात और भी समझ लो कि जब लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। मैंने बताया सबसे ज़्यादा होती है स्पेस में, फ्री स्पेस या वैक्यूम में। तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस उसके रास्ते में नहीं आ रहा है, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। अब बाकी सभी मीडियम में कुछ न कुछ डेंसिटी होती है, कुछ न कुछ उसका, जैसे एयर में भी आओगे तो एयर में भी बहुत सारी गैसेस से मिल करके एयर बना हुआ है, तो एयर में भी उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। एयर के बाद जैसे ही ग्लास में आप गए थोड़ा स्पीड कम हो गई। आप वाटर में अगर लेकर के गए लाइट को तो वहाँ भी उसकी स्पीड कम है, क्योंकि हर एक मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है और ये डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कही जाती है। और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ा हुआ डेंसिटी, डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर जो बात डेंसिटी की आई, यहाँ पर दिस डेंसिटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वन मीडियम टू द सेकंड मीडियम। तो ये हो जाता है, इससे पता चलता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। अब देखो, अगर लाइट की इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो वहां पर जो उसकी स्पीड होगी फ्री स्पेस के बजाय, वैक्यूम की बजाय, वहां पर किसी भी मीडियम में उसकी स्पीड घट ही जाएगी। तो जो भी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलता है वो हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगा। देखो एन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं एयर के लिए या आप ग्लास के लिए कैलकुलेट कर लो, तो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास अब ग्लास तो डेंस है, इस फ्री स्पेस की कंपैरिजन वैक्यूम के कंपैरेटिवली ग्लास बहुत ज़्यादा डेंस है, तो यहाँ स्पीड कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा n की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज इक्वल टू 1 फॉर द वैक्यूम। और बाकी सभी के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आती है, और यही वैल्यू बताती है कि उसने कितने गुना इसकी स्पीड को कम कर दिया। एक बात और भी समझो कि जब लाइट की स्पीड घट बढ़ रही है तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जो एंगल बनाई वो एंगल नॉर्मल से अवे होगा या नॉर्मल की ओर होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10th में कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस में जाती है तो वह टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब डेंस से रेयर में जाती है तो अवे द नॉर्मल बेंड हो जाती है। लेकिन ये तो हमने रट्टा मार लिया, ये रट्टा मारा हुआ चीज़ है, ये समझा हुआ चीज़ नहीं है, इस बात को भी समझ लो। अब यहाँ पर आज के टॉपिक की शुरुआत यहाँ से करते हैं। इस चीज़ को मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, आपके समझ में आना चाहिए क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। क्या समझना है कि हाउ लाइट बेंड्स व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। अब बात करते हैं, यहाँ यह मीडियम हमने बनाया और ये फर्स्ट मीडियम हमने ले लिया, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। इस जगह पर आके इंसिडेंट हुई तो इस जगह पर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल ऐसे दोनों साइड में, नॉर्मल मतलब इस सरफेस पर नॉर्मल, ये इंटरफेस, इंटरफेस मतलब दो मीडियम के अलग करने वाला जो सतह है, जो सरफेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो यह अब बात आती है कि यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आई। अब देखो n की जो वैल्यू है इसको 1n2 अगर हम लिखें 1n2 तो ये आपको मालूम है v1/v2 हम लोग कहते हैं। यहाँ पर स्पीड हमने v1 ले ली, 1 में स्पीड v1, 2 में स्पीड हमने ले लिया v2। अब यह स्पीड घटी या बढ़ी इसी बात पर डिपेंड करता। अब मान लो कि यह स्पीड घटी या बढ़ी जो भी हुई, यहाँ से लाइट की रे इधर की ओर ऐसे चलेगी, ये बन गया यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। दोनों बातें समझना, यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस r था, i था, और ये r हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन i बाई साइन r के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर एक बात हमको समझना है कि कौन ज़्यादा है, v1 ज़्यादा है या v2 ज़्यादा है। तो ये तो आप मेजर कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, v1 और v2। अब मान लो कि v1 की वैल्यू ज़्यादा है, v2 की वैल्यू कम है। यहाँ से समझो,
हम ये मान लेते हैं कि V1 ज़्यादा, इसी से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि अवे द नॉर्मल जाएगा। देखो यहाँ से हमने मान लिया कि ये V1 ज़्यादा है, लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। अब देखो V1 अगर V2 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली साइन I साइन R से ज़्यादा होगा, साइन I विल बी ग्रेटर देन, इट रिप्रेजेंट दैट साइन I विल बी ग्रेटर देन साइन R। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जिस एंगल में साइन की वैल्यू, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे साइन 0 0 लेते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। साइन 90 पर यह अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाता है 1। अब ध्यान से समझो कि V1 ज़्यादा है, मतलब इसके ठीक करेस्पॉन्डिंग, इसके ठीक प्रोपोर्शनल में साइन I है, तो इसका मतलब V1 ज़्यादा है तो साइन I भी ज़्यादा होगा, और V2 कम है तो साइन R I से। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि I विल बी ग्रेटर दैन R। यहाँ से आप देखें I विल बी ग्रेटर दैन R, तो नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल I है जहाँ से ये चल रहा है यह ज़्यादा है, R कम है। तो R कम तभी होगा जब यह नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, तभी तो R कम होगा, नहीं तो R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यही स्पीड, हम लोगों ने कल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ा था कि अगर लाइट एक तरफ से चला दूसरी जगह यहाँ पहुँचा इस तरह से, और अगर हम इसी को यहाँ से भेज दें तो बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए, एग्जैक्ट अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको इधर से भेजना पड़ेगा, तब ये इधर आ जाएगा। अब मान लो यही चीज़ इधर से हम भेजते तो यहाँ हमको मिलता कि यहाँ पर लाइट की स्पीड कम है और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। तब हमको क्या मिलता? तब हम लिखते 2n1 की वैल्यू हम लिखते V2/V1, और यहाँ से जो वैल्यू मिलती है हम लिखते हैं इसको साइन R/साइन I, क्योंकि इस रे के लिए जब रे इधर से चलेगी तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये R वाला हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सेकंड वाला हो जाएगा, इसको ले लेंगे तो साइन R/साइन I हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि कौन ज़्यादा है, दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर दैन V1, इसका मतलब साइन R विल बी ग्रेटर दैन साइन I। यहाँ से देखो, नहीं सॉरी, एक चीज़ यहाँ गलती हो गई, हमको ये मिला जब ये इधर से इधर चल रहा है तो पता चला कि V2 की वैल्यू कम है, इस मीडियम में स्पीड बढ़ गई, तो मतलब यहाँ भी यही बात आ रही है, V1 इज ग्रेटर दैन V2, और उसका मतलब कि साइन I इज ग्रेटर दैन साइन R, इसका मतलब I इज ग्रेटर दैन R। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि I ज़्यादा है, तो ये R इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दूसरे में ये I बढ़ गया। तो बढ़ा कब? जब ये नॉर्मल से दूर होगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि स्पीड तब घटेगी जब डेंस में जाएगी, स्पीड तब बढ़ेगी जब डेंस से रेयर में जाएगी, और किधर की ओर बेंडिंग होगी ये भी आपके समझ में आ गया। रेयर से डेंस में गई, समझो ये अगर अब हम सीधा सीधा लिख दें रेयर और इसको लिख दें डेंस, रेयर से डेंस में गई, स्पीड इसकी घट गई, स्पीड घट गई, इसका मतलब कि जो इसमें एंगल बना वो नॉर्मल के साथ वो इसके कंपैरेटिवली घट गया, इसका मतलब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। जब डेंस से रेयर में आई, डेंस से रेयर में आई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई यहाँ पर। यहाँ स्पीड बढ़ने का क्या मतलब आप समझेंगे कि इसमें से जो एंगल बना हुआ था उसका कंपैरेटिवली यहाँ वाले एंगल ज़्यादा होगा, इसका मतलब दिस एंगल विल बी लार्जर, और ये लार्जर एंगल तभी बनेगा जब ये नॉर्मल से दूर हो जाए। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब रेयर से डेंस में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंस से रेयर में आया तो अवे द नॉर्मल। ये विथ रीजन आपको पता होना चाहिए, रट्टा मार करके नहीं कि नहीं रेयर से डेंस में जाएगा। तो मुझे भी याद है, लेकिन मुझे कब तक याद रहेगा यह हमें नहीं मालूम। लेकिन ये चीज़ अगर हम इस तरह से समझे हुए हैं, ये V1 ग्रेटर V2 और इससे साइन I साइन R से, तब हमको पूरी तरह से समझ में आएगा कि क्या रीजन है, और तब हमें कभी भूलेगा नहीं, तब हमसे कभी गलती भी नहीं हो। अब यहाँ पर देखें हमने इसको लिख दिया रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पहले भी रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ लिखनी है कि जिससे हम थोड़ा रेयर और डेंस वाली बात समझ लें, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है। तो देखो, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन
तो अगर हम एक मीडियम से पहले से दूसरे में जा रही है, देखो इसमें पहले वाले को रेयर लिया, दूसरे वाले को डेंस लिया, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अब समझो कि जब हम यहाँ से फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाएंगे तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू v1/v2। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये sin i/sin r के बराबर भी होगा। तो जिस मीडियम से रे जा रही है उसका एंगल ऊपर और जिस मीडियम में जा रही है उसका एंगल नीचे, sin i/sin r। और ये वैल्यू n2/n1 के भी बराबर होती है। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जहाँ से जा रही है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ आपको समझना क्या था कि देखो यहाँ पर इधर से रे गई। अब यहाँ आपको ये समझ लेना है कि जब लाइट एक रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है तो रेयर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा है और डेंस मीडियम में इसकी स्पीड कम है। ये एक्सपेरिमेंटली हमको मिला था, हम वो ऐसे नहीं अंदाजा नहीं लगाए क्योंकि लाइट की स्पीड मेजर करना भी मुश्किल है थोड़ा, तो उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया और ये पाया गया कि वो इसमें हमको ये मिला कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v1 ज़्यादा है तो i भी ज़्यादा होगा, ये हमने अभी समझाया भी। तो i ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। दूसरी बात, n2 और n1 को भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर v1 ज़्यादा है तो इसके सामने इसके प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ n2 है, तो इसका मतलब v1 ज़्यादा है तो n2 भी ज़्यादा होगा। तो स्पीड जिसमें ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये ध्यान देना। ये v1 का जो यहाँ पर दिया गया है v1 के ठीक प्रोपोर्शन में आपके सामने n2 है, इसका मतलब स्पीड ये ज़्यादा है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दूसरे मीडियम का ज़्यादा है। तो जिस मीडियम में रे पहुंच रही है और अगर वो डेंस मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो मीडियम दिए हैं, कोई भी दो मीडियम दिए हैं, एक मान लो n1 है दूसरा n2 है और इसमें आपको ये पता है कि ये डेंस है तो ऑब्वियसली n1 की वैल्यू n2 से ज़्यादा होगी, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखो, वी फाइंड दैट v1 ग्रेटर दैन v2, इट रिप्रेजेंट sin i ग्रेटर दैन sin r एंड इट रिप्रेजेंट दैट i इज ग्रेटर दैन r। तो r कम है i ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इस नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख भी दिया, thus when light goes from rarer to denser medium it bends towards normal। अब यहीं से आपको एक बात और भी समझनी है कि अगर इसी रे को हम इधर से इसका पाथ चेंज कर दें, आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी मैंने बताया कि लाइट के रे को अगर हम जिस जगह से वो चली थी, जहाँ पहुँची है वहाँ से अगर उसको चलाएं तो वो एग्जैक्ट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो इसका मतलब अगर इधर से लाइट चले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस r हो जाएगा और तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन i हो जाएगा और तब जो वैल्यू आएगी उसको देखते हैं कैसे। अब यहाँ ध्यान दें, ये दस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम। अब इसके लिए व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम मीडियम 2 to 1 देन 2n1 हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 से 1 में आ रही है और ये वैल्यू v2/v1 होगा, sin r/sin i होगा और n1/n2 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी n1/n2 की। अब इसमें ध्यान दो, सिंस वही चीज़ यहाँ भी आएगी कि यहाँ क्या है, v1 ज़्यादा है। v1 मतलब दूसरे मीडियम में आकर के, क्योंकि इधर से आ रही है तो अब दूसरा मीडियम ये मान लिया जाए, तो यहाँ पर स्पीड इसकी ज़्यादा है तो sin i की वैल्यू sin r से ज़्यादा। अब यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि दस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ। में एक मीडियम मतलब मोर देन वन मीडियम, प्लूरल है मीडियम का प्लूरल हम लोग मीडियम्स नहीं लिखते, मीडिया लिखते हैं। तो एक से ज़्यादा पैरेलल मीडियम हो
तो उनसे रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये मीडियम 1 2 3 और ये फिर से 1 है, मतलब यहाँ 3 मीडियम्स हैं, 3 मीडिया है। देखो मैं भी बोलने लगा। तो अब देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बनाया I1, ये R1। अब ये R1 है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल ये भी है, ये भी नॉर्मल ही है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो इसे क्या कहेंगे आप, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल भी बन गया आपका R1। तो अब यहाँ से जब इसमें आओगे तो ये एंगल क्या बन गया, इसको हम मान लेते हैं R2, और ये वाला एंगल भी बन गया R2। और फिर यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये अगेन I1। स्पीड लिख लेते हैं हम सबकी। देखो स्पीड यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर मान लो V1, यहाँ पर V2, यहाँ V3 और इसमें अगेन V1। ये दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल दीज 3 मीडिया। इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का N1 मान लो, इसका N2, इसका N3 और इसका N1 है। ये इतनी चीज़ें बना लेने के बाद अब हम लोग इसमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे कि कैसे हम लोग 3 मीडियम पर कोई काम कर सकते हैं, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक से दूसरे से तीसरे में जाने पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट की, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1n2 लिखते हैं। 1n2 मतलब दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये वैल्यू क्या बनेगी V1 बाई V2, या यू कैन सिंपली से साइन I1 बाई साइन R1, ये वैल्यू आपकी बने। अब यहीं से देख लो कि अब अगर यही लाइट की रे दूसरे से तीसरे मीडियम में इंटर करती है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2n3, और 2n3 में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1n2 था V1 बाई V2, तो ये हो जाएगा V2 बाई V3, या आप लिख सकते हैं साइन R1, क्योंकि इसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका हो गया दूसरे से तीसरे के लिए R2, तो हम लिखेंगे साइन R1 बाई साइन R2, क्या हो गया। अब हम यहीं से देखो 3 से 1 में जा रहा है, तो 3 से 1 के लिए हम लोग इसका लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, तो देखो 3n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, क्योंकि 3 से 1 में जा रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें V3 बाई V1, यहाँ ध्यान देना V3 बाई यहाँ पर आपको लिखना है हाँ V3 बाई V1। देखो 1n2 है तो V1 बाई V2, 2n3 है V2 बाई V2, 3n1 है तो V3 बाई V1। अब साइन के टर्म में जब लिखोगे तो इसके लिए इंसिडेंस एंगल R2 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा I1, तो हम लिखेंगे साइन R2 बाई साइन I1। ये तीनों चीज़ें आपके हो गई। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो अब चाहे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 2 3, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। अब देखो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, और ये हो जाएगा V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V3 इंटू V3 बाई V1। ये 3 चीज़ें हो गई। या अगर आप साइन I साइन R के टर्म में लिखना चाहें तो भी मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन R1 बाई साइन R2 इंटू साइन R2 बाई साइन I1।
आप देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, सभी कैंसिल हो जाएंगे। V1 से V2 से V3 से, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और ये इक्वल टू मिलेगा आपको, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1। अब यहाँ से हम 2n3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2n3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पहले ये वाला रिलेशन मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि 1n2 2n3 3n1, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, एंड इट इज इक्वल टू 1। ये अगर याद रहेगा, थोड़ा सिमेट्री है, याद करने में आसान रहेगा, 1 2 2 3 3 1 मिला करके 1 हो जाएगा। और अगर ये याद है तो इससे आप कोई और बना सकते हैं बहुत इजीली। देखो अब अगर हम 2n3 कैलकुलेट करें यहाँ से, 2n3 व्हाट इज दिस, दिस इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई, देखें ये 1n2 आ जाएगा नीचे, इनटू ये भी 3n1, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 3n1 को देखो, अभी हमने फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको एक चीज़ मालूम है कि जैसे ये 3n1 है तो 3n1 कैन बी आल्सो रिटेन एज 1/1n3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो अगर ये 3n1 है तो अगर हम इसको ऊपर ले जा करके लिखें तो हम 1n3 इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से इसको अगर हम ऐसे लिखें 2n3 इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 1n3 डिवाइडेड बाई 1n2, दिस इज अ रिलेशन। और इस रिलेशन का एप्लीकेशन मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन इसका आपको देखने को मिलेगा और इससे बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात करें तो यहाँ से देखो, इसको आप लिख सकते थे n2/n1, इसको आप लिख सकते थे n3/n2 और इसको लिख सकते थे n1/n3, ये सारी चीज़ें 1 हो जाती। लेकिन यहाँ से देखो, अगर हम 1 को मान लो वैक्यूम ले लें तो 1 को वैक्यूम लेने पर क्या मिल जाएगा, ये 3 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अगर 1 वैक्यूम हो तो वी कैन आल्सो राइट इट एज 2n3 कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ आर लिख दो, n3 डिवाइडेड बाई n2, ये भी आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, आपको पहले से मालूम है, जैसे ये 1n2 आप लिखते भी हैं n2/n1 ऐसे, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीसरा मीडियम यहाँ पर हमने, जो ये फर्स्ट मीडियम था उसको हमने वैक्यूम ले लिया था, तो ज़रूरी हो वैक्यूम हो तो आप लें, नहीं हो तो हम इसको दूसरे तरीके से और कर लेंगे। तो ये मिला करके ये आपके टोटल इस रिलेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसी पर एक क्वेश्चन देखें, इफ द रेफ्रैक्टिव इंडिसेज इज आल्सो द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, ये भी प्लूरल है, जैसे मीडिया था जैसे इंडिसेज। तो इफ द रेफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? देखो ग्लास का दिया है, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो Ng विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है 3/2। दूसरी चीज़ दिया है वाटर, मतलब AnW, वाटर का भी विथ रेस्पेक्ट टू एयर 4/3। आपको पता क्या करना है, व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो Ng आपको पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। दिस वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। अगर आपको याद आ रहा होगा फार्मूला, सिर्फ आप अगर वैसे भी याद करके बैठे हैं, 2n3 वाली बात अगर आपको याद है, 2n3 हम लोग क्या लिखे थे, n3/n2, यहाँ 1 था। अगर ऐसे याद है तो बहुत अच्छा है, ये डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। बस यहाँ क्या है, ये एयर हो जाएगा, ये एक आपका जो वैल्यू आपको पता करनी है ये ग्लास की, तो यहाँ पर 3 की जगह ग्लास रख देंगे, इसकी जगह वाटर रख देंगे, ये आप पता कर लेंगे। मान लो इन केस आपने ये फार्मूला भुला दिया तो आपको वो याद होना चाहिए, 1 2 2 3 3 1, तो 1n2 2n3 3n1 ये इक्वल टू होता है 1 के। अब यहाँ से
ये चीज़ हमको पता करनी है, क्योंकि 1 1 इन दोनों में आए हुए हैं, इसमें 1 नहीं है, 1 1 इसमें आए हुए हैं, मतलब कि एयर के रेस्पेक्ट में इन दोनों का दिया गया है। तो हम लिख देंगे 2n3 इक्वल टू 1/1n2 3n1। अब 3n1 ये 1n2 तो हो गया 1 के रेस्पेक्ट में 2 का, लेकिन यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में 3 का नहीं है, बल्कि 1 का है 3 के रेस्पेक्ट, तो इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1n3/1n2। तो भी आपका ये फार्मूला 2 मिनट के अंदर बना लेंगे अगर ये याद है तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो अब हम यही वाला फार्मूला लिखते हैं। अब 2n3 है, अब देखो क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हम 2n3 यहाँ एयर हो जाएगा, 2 की जगह हमको ये WNG लिखना है। देखो WNG ये हमने लिख दिया। अब इसमें आप ध्यान दें कि क्या जा रहा है, ये ग्लास वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ 3 वाला ऊपर चला गया, तो NG विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाई NW विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वैल्यू पुटअप कर दो। ANG की वैल्यू दी गई है 3/2, इसकी वैल्यू दी गई है 4/3। अब ये 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा। ये आप अच्छे से सॉरी कुछ गलत कर दिया हमने, ये 3/4 और ये 3/2। हाँ, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हो जाएगी 9/8। तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी इजी भी इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं।